प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत समासों का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्मधारय समास के बारे में हम देखने वाले हैं। इसके बाद में तत्पुरुष समास के बारे में भी देखेंगे इसी वीडियो के अंत में। तो आइए देखते हैं कर्मधारय समास क्या है। यहाँ इस समास को समझने से पहले उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, उपमान क्या है पहले ये समझते हैं। तो उपमान विद्यार्थियों, जिससे उपमा की जाती है वह उपमान होता है, अर्थात यह एक प्राकृतिक वस्तु होती है। उपमेय होता है, जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, और ये प्रसिद्ध चीज न होकर के और उस प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे कमल मुख, अर्थात यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कमल मुख, तो यहाँ विद्यार्थियों देखिए ये कमल क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, प्रसिद्ध वस्तु है, और इससे उपमा दी जा रही है, अर्थात जिससे उपमा दी जाती है वो होता है उपमान, और जिसकी उपमा दी जा रही है ये उपमेय होता है। तो यहाँ मुख को किसके समान बताया गया है? कमल के समान। कमल प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए ये क्या है? प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए यह उपमान है। इसी प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों, विशेषण और विशेष इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह शब्द विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा क्या होती है? विशेष्य कहलाती है। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं कर्मधारय समास को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, इनकी स्थिति किस प्रकार से रहा करती है कर्मधारय समास के अंतर्गत? या तो पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का भाव होता है। एक तरफ होता है विशेषण, एक तरफ होता है विशेष। अब ये इनका जो क्रम है वो बदल सकता है, इससे समास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से ये भी क्रम हो सकता है उपमान, उपमेय, क्रम बदलने पर कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन या तो विशेषण विशेष होना चाहिए उस शब्द में, या उपमान उपमेय की स्थिति होनी चाहिए, तब जाकर के हम कर्मधारय समास का निश्चय कर पाते हैं। यहाँ दोनों पद बदलकर आने से समास की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये विशेषण इधर हो, विशेष इधर हो, या उपमान इधर हो, उपमेय इधर हो, उससे समास की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ विग्रह में परिवर्तन जरूर हो जाता है। विग्रह जब करते हैं तो उसमें परिवर्तन जरूर हो जाता है। देखते हैं विद्यार्थियों, तो इसी प्रकार से विशेषण विशेष और उपमा उपमेय इनके हिसाब से, उपमान उपमेय के हिसाब से यहाँ विद्यार्थियों कर्मधारय समास हम दो प्रकार के मानेंगे। तो पहला जो रूप होता है वह है रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, आपको ज़्यादा विवरण में नहीं जाना है, केवल सामान्य जानकारी यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, क्योंकि संधि और समास का दोनों को मिलाकर के टॉपिक 2 अंक का है, इतनी ज़्यादा गूढ़ बातें नहीं आती हैं, फिर भी आपके लिए जानना इतना आवश्यक जरूर है। तो एक तो होता है रूपक कर्मधारय, जिसमें उपमेय पहले आता है, अर्थात पूर्व पद में, और उपमान बाद में आता है। उपमेय उपमान का इस प्रकार से संकलन होता है। यहां देखते हैं हम मुख कमल, मुख कमल, तो यहां लेंगे हम इसका अर्थ कमल रूपी मुख। कमल रूपी मुख, मुख किसके समान है? मुख को एक तरह से बिल्कुल कमल बना दिया गया है। मुख की जो सुंदरता है वो कमल उसके समान है, और उसी में दोनों में क्या है? अभेद संबंध है। यहाँ पर रूपक अलंकार विद्यार्थियों अभेद संबंध होता है, वस्तु को ऐसी ही प्रतीत माना जाता है। तो यहाँ मुख कमल, कमल रूपी मुख। इसी प्रकार से मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख, यानी कि चंद्रमा के
रूप में मुख का वर्णन यहाँ पर है। चंद्रमा रूपी या चंद्र रूपी मुख इस प्रकार से हो सकता है। ये तो हुआ विद्यार्थियों रूपक कर्मधारी, जिसमें रूपी शब्द आ जाता है। और यहाँ बात ये ध्यान रखनी है कि पहले उपमेय होता है जिसकी उपमा की जा रही है, यानी कि मुख की उपमा है। और प्रसिद्ध वस्तु अर्थात जिससे उपमा की जा रही है, कमल से उपमा की जा रही है, तो यहाँ पर ये उपमान होगा, इसलिए ये रूपक कर्मधारय होगा। दूसरी जो विद्यार्थियों स्थिति बनती है वह उपमा कर्मधारय की बनती है। दोनों ये अलंकार है विद्यार्थियों, उपमा है, पहले से पढ़ा था रूपक, वो भी उपमा और रूपक दोनों अलंकार हैं। तो यहाँ पर उपमा में तो समानता बताई जाती है, रूपक में क्या होता है, अभेद संबंध होता है। अर्थात संबंध कैसा है, भेद नहीं है किसी प्रकार का। इसमें समानता गुणों के आधार पर बताई जाती है। यहाँ स्थिति होती है, यहाँ उपमान पहले होता है, विपरीत स्थिति है, और बाद में होता है उपमेय। वहां क्या था रूपक कर्मधारय में, पहले उपमेय था, उसके बाद में उपमान आया था। यहाँ उपमा कर्मधारय जो होता है उसमें उपमान पहले आता है, उपमेय बाद में आता है। विग्रह करेंगे के समान, यानी कि उपमा में समानता दर्शाई जाती है। कमल नयन, कमल नयन। विग्रह करेंगे कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, यानी कि नयनों की, नेत्रों की, आंखों की जो समानता है वो कमल के साथ बताई गई है कि जिस प्रकार से कमल में कोमलता होती है उसी प्रकार से नेत्रों में कोमलता की भाव है, यानी कि गुण है उसमें। तो यहाँ कमल नयन, यहाँ देखिए विद्यार्थियों उपमान आया है, प्रसिद्ध वस्तु है, और ये प्राकृतिक वस्तु है, ये उपमान है, पहले उपमान आया है उसके बाद में उपमेय है, और यहाँ समानता के आधार पर उपमा कर्मधारय हो जाता है। कनक लता, कनक के समान लता, कहने का भाव यह है कि जो लता है, बेल जो है वो सोने के समान है, अर्थात कनक के समान यहाँ पर लता को बताया गया है। विद्यार्थियों ये हुए आपके रूपक कर्मधारय और उपमा कर्मधारय के उदाहरण। आगे चलते हैं, उपमान और उपमेय को छोड़ करके उपमान और उपमेय के आधार पर ये दो भेद किए गए थे। इसी प्रकार से जो विशेषण विशेष का जो स्थिति बनती है, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको कि यहाँ चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष है। तो यहाँ स्थिति कुछ शब्दों को याद करते हैं, लगभग उदाहरण याद करते हैं कि ये इनमें विशेषण विशेष आपको आएगा। तो यहाँ विशेषता के आधार पर आप कर्मधारय समास निश्चित करेंगे। जैसे कि आता है महापुरुष। अब पुरुष कैसा है, महान है, ये क्या है, यहाँ पर विशेषण है, तो महान है जो पुरुष, यहाँ पर विशेषण विशेष की स्थिति बनती है। इसी प्रकार से श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, यानी कि सफेद है जो पन्ना, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ जो आ रहे हैं विद्यार्थियों, महान, श्वेत, महा, इस प्रकार से ये क्या है, विशेषण है। दूसरी वस्तु जो रह जाती है, दूसरा जो शब्द रह जाता है वो विशेष का काम करता है। तो यहाँ विशेषण विशेष की स्थिति है। इसी प्रकार से लेंगे नीलोत्पल, नील है जो उत्पल, यानी कि नीला है जो उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ उल्टा हो गया है, और यहाँ स्थिति जब देखते हैं तो विशेषण जो आ रहा है और ये विशेष्य है, यानी कि कमल। यहाँ पर आप उपमान उपमेय को नहीं लें, यहाँ पर विशेषण विशेष की स्थिति लेंगे। तो यहाँ पर उस उत्पल की, कमल की जो विशेषता है वो नीला होना है। तो यहाँ इस प्रकार से विशेषण विशेष की स्थिति बनती है। खुशबू, खुश है जो बू, खुश यानी कि अच्छी है, खुश है जो बू, बू कहते हैं गंध को, जो गंध अच्छी है उसको क्या कहेंगे, खुशबू के। खुश जो है वह भी क्या है, विशेषण है।
इस प्रकार से आगे भी हो सकता है, महासागर महान है जो सागर, अल्पाहार अल्प है जो आहार। इस प्रकार से विशेषण विशेष के भाव ये देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हुआ कर्मधारय समास जो कि उपमान में विशेषण विशेष को लेकर के चलता है। अब विद्यार्थियों, एक प्रमुख जो आपका समास आता है जिसकी चर्चाएं उस पाठ्यक्रम का भी हिस्सा हैं जो महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम भी हुआ करती हैं, तो यहाँ लेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए विद्यार्थियों, तत्पुरुष जो समास होता है वो कारकों पर, विभक्ति चिन्हों पर आधारित होता है और इसका प्रथम पद जो है वो गौण होता है, पूर्व पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। इसकी इमेज ज़्यादा है, पूर्व पद गौण होता है लेकिन उत्तर पद यहाँ पर प्रधान होता है। पहले पद में क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। आपने कारक विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं, उसी के अनुसार पूर्व पद में जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप यहाँ पर हो जाता है। जिस कारक की विभक्ति के चिन्ह का लोप होता है उसी के नाम से उसी कारक के नाम से उस समास का नामकरण हो जाता है। तो यहाँ कारकों के आधार पर इस तत्पुरुष समास के 6 भेद मान लिए गए हैं, तो उन 6 भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कर्म तत्पुरुष। अब यहाँ देखेंगे कारक चिन्ह आता है कर्ता ने कर्म को, तो ये इस विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप होगा, इस विभक्ति चिन्ह का को का लोप होगा। यहाँ पर ऐसे जो उदाहरण है इसके आ सकते हैं, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, और भी हैं पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, सर्व को प्रिय। यहाँ जब समस्त पद बनाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम विद्यार्थियों कि यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है, और चिन्हों का लोप कौन से कारक का हो रहा है, को का हो रहा है, ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ग्रामागत, ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। इसी प्रकार से शरणागत, शरण को आया हुआ, ये शरणागत की स्थिति है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, कर्म तत्पुरुष के बाद में जो अगला भेद होता है करण तत्पुरुष। अब यहाँ विभक्ति चिन्ह लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या तो ये आएगा या के द्वारा, इन विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, भाव से पूर्ण। आगे है जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित। इसी प्रकार से बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाण आहत, बाण से आहत, बाण से आहत। तो ये से या के द्वारा यहाँ पर इन विभक्ति चिन्हों का लोप यहाँ पर हो जाता है। करण के बाद में लेते हैं विद्यार्थियों संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, संप्रदान कारक का के लिए, तो इसका विद्यार्थियों यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। एक चीज संप्रदान जो तत्पुरुष पढ़ते हैं तो एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है इसके उदाहरणों में, कि जब द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रथम पद के काम आता है, जब द्वितीय पद प्रथम पद के काम आता है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष माना जाता है। जैसे लेते हैं हम रसोई घर, रसोई के लिए घर,
तो घर किसके काम आ रहा है? द्वितीय पद है रसोई के, यानी कि खाना बनाने के काम रहा है, तो उसको रसोई के लिए घर। आगे लेंगे रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। इसी प्रकार से गुरु दक्षिणा, दक्षिणा किसके लिए है? दूसरा पद पहले के काम आ रहा है, गुरु के लिए दक्षिणा। उसी प्रकार से राह खर्च, राह के लिए यानी कि रास्ते के लिए जो खर्च होता है वो राह खर्च है। तो यहां विद्यार्थियों ये संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष, अपादान में देखते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, और ये अलग होने की स्थिति में ये आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, आपने संस्कृत में ही पढ़ा होगा, तो ये अपादान कारक है और उसमें ये से या अलग इन विभक्ति चिन्हों का इसमें लोप होता है। पढ़ते हैं जैसे कि देश निकाला, तो देश से निकाला हुआ, से यानी कि देश से निकाल करके वो अलग हो गया है, से शब्द आ रहा है। विद्यार्थियों यहाँ इस भ्रम में नहीं रहना है, उस करण तत्पुरुष में भी आया था से या के द्वारा, यहाँ है से अलग, यानी कि अलग जो वस्तु हो जाती है देश से निकालने पर व्यक्ति देश से अलग हो जाता है, तो देश से निकाला हुआ। और लेते हैं जैसे बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। यहाँ पर विद्यार्थियों ये इस प्रकार से अपादान तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध का कारक विभक्ति चिन्ह का के की, यानी कि जब संबंध बताया जाता है और उस का के की इस विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो जाता है तो वहां संबंध तत्पुरुष आता है। गंगा जल, समास विग्रह करेंगे गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ, सेठ का संबंध नगर से, जल का संबंध गंगा से। आगे है नर बलि, नर की बलि। अब यहां देखिए पहले जो स्थिति बताई थी, कई बार संप्रदान तत्पुरुष होता है उसमें इसमें हम जो विग्रह है वो समान कर देते हैं, जो गलती बहुत बड़ी होती है। हमने बताया था जो संप्रदान तत्पुरुष पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जब द्वितीय पद प्रथम पद के काम आता है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष। अब यहाँ हम इस प्रकार से नहीं कर सकते कि नर बलि यानी कि नर यानी कि बलि क्या नर के काम आ रही है, नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर द्वितीय जो पद है वो प्रथम पद के या उत्तर पद पूर्व पद के काम नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नर के लिए बलि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि द्वितीय यहाँ प्रथम के काम ही नहीं आ रहा है, इसलिए होगा इसका नर की बलि। और ले सकते हैं मतदाता यानी कि मत का दाता। इसके बाद में अधिकरण तत्पुरुष जो इस कारक चिन्ह वाले का अंतिम है। विभक्ति चिन्ह होते हैं मैं, पर, मैं, पे, पर, इस प्रकार से। उदाहरण देखते हैं कविराज, कवियों में राजा यानी कि कवियों में श्रेष्ठ। राजमाता वो स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। नराधम, नराधम, नरों में अधम यानी कि नरों में नीच, नरों में अधम। विभक्ति चिन्ह कौन सा लोप हो रहा है, मैं। इसी प्रकार से यहाँ घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप यहाँ पर हो रहा है। तो ये विद्यार्थियों कारक चिन्हों के आधार पर पहला भेद हुआ है इसका तत्पुरुष समास का, को जिस कारक चिन्ह का जो विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से उसका नामकरण कर दिया जाता है। विद्यार्थियों इन कारक चिन्ह विभक्तियों के अलावा भी कुछ भेद इस तत्पुरुष समास के हैं, उन्हें जानना भी आपके लिए अति आवश्यक है।
कुछ भेद हैं, जैसे कि दूसरा भेद कहा जाता है नन तत्पुरुष। अब विद्यार्थियों यहाँ जो नन है ये निषेध का सूचक है। किसका सूचक है? निषेध। निषेध यानी कि मनाही करने का सूचक है। इसमें जो शब्दावली आती है वो मना करने के अर्थ में आती है और निषेध यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ ने, नहीं, मत ऐसे शब्दावली आती है, मेर, अन ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो यहाँ देखते हैं अभाव, भाव नहीं, यानी कि ने भाव, नहीं भाव, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ अभाव जो होता है उसमें भाव का क्या है? निषेध है, मनाही है, इसलिए नकारात्मक अर्थ इसका निकलता है। इसी प्रकार से अन्याय, न न्याय, यानी कि नहीं न्याय भी कह सकते हैं। और वे आते हैं असंभव, उसका होगा न संभव, यानी कि संभव नहीं है। ना वाले, नहीं वाले, गैर हाजिर, नहीं हाजिर। इस प्रकार से नन तत्पुरुष में निषेध होता है, मनाही के रूप में आता है, नकारात्मक शब्दावली इसमें आती है, उपसर्ग के रूप में ज्यादातर ये देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो अगला भेद होता है इसका अलुक तत्पुरुष। भेदों को देख करके विद्यार्थियों डरना नहीं है, आपको जितने ज्यादा उदाहरण याद हो सकते हैं समाज से संबंधित वो आपको याद करने हैं। अलुक, जो लोक यानी कि ये जो शब्द दिख रहा है इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये हिंदी में भी इसी प्रकार से प्रयुक्त होता है। अलुक यानी कि जो दिखाई नहीं दे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, लेकिन समासिक पदों में विभक्ति चिन्ह किसी न किसी रूप में उपस्थित जरूर रहता है। यानी कि विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ देखते हैं आगे मनसिज। मनसिज शब्द है, यहाँ मनसी प्लस जय, इस प्रकार से इसको देखते हैं। मनसी यानी कि मन में जन्म लेने वाला, यानी कि कामदेव। तो यहाँ मन में यानी कि जन्म लेना या उत्पन्न होना, तो मन में ये जो कारक विभक्ति चिन्ह है ये गायब तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस में आंतरिक रूप से छिपा हुआ है, यहाँ विभक्ति चिन्ह के रूप में है। इसी प्रकार से खोमचे वाला, यहाँ जो है वह खोमचे लगाने वाला, खोमचे लगाने वाला यानी कि ठेल लगाने वाला, ठेली लगाने वाला। चूहेदानी, चूहे रखने का पात्र, उसको कह सकते हैं। तो ये एलोक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। एक और पढ़ते हैं लुप्त पद। अभी तो यहाँ केवल कारक चिन्ह लुप्त हो रहे थे, यहाँ लुप्त पद, पूरा के पूरा पद है वही लुप्त मिलता है। और बहुत ही अच्छे उदाहरण इस भेद के अंतर आते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास। यहाँ विद्यार्थी देखते हैं, इसमें होता यह है कि जिन सामासिक पदों में कारक चिन्हों के अलावा अन्य पद लुप्त हो जाते हैं, कारक चिन्ह के अलावा अन्य जो पद होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कारक चिन्ह भी दिखाई दे जाते हैं। जैसे देखते हैं रेलगाड़ी, क्या होगा? पद पूरा पूरा लुप्त करना है। रेल पर चलती है जो गाड़ी। विद्यार्थी रेल यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी शब्द है। रेल का अर्थ होता है पटरी। कहने का तात्पर्य पटरी पर चलती है जो गाड़ी। रेलगाड़ी का जो हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें तत्पुरुष समास जब आएगा तो उसका किस प्रकार से पद का लोप करेंगे, तो पूरा पूरा पद इस प्रकार से बनेगा रेलगाड़ी, रेल पर चलती है जो गाड़ी। इसी प्रकार से बैलगाड़ी, बैल खींचते हैं जो गाड़ी। इसी प्रकार से गुरु भाई, एक ही गुरु से पढ़ने वाले जो साथी हैं। गुड़धानी, गुड़ मिलाकर बनाई जाने वाली धानी। दही बड़ा, दही बड़ा। तो यहां पर दही में डूबा हुआ बड़ा।
अब ये जो पूरा पूरा पद लुप्त हुआ है यहाँ, ये लुप्त पद तत्पुरुष का उदाहरण है। दही में डूबा हुआ बड़ा। इसी प्रकार से मधुमक्खी, मधु एकत्र करती है जो मक्खी, मधुमक्खी, मधु एकत्र करती है जो मक्खी, यानी कि शहद जो इकट्ठा करती है वो मक्खी। इसी प्रकार से रसगुल्ला, बहुत अच्छा, ये आता है, कई बार आ गया है। इसका जो समास विग्रह है वो करना है। रस में डूबा हुआ स्पंज अर्थात गुल्ला, रस में डूबा हुआ स्पंज, तो मैं डूबा हुआ स्पंज, मैं डूबा हुआ, यहाँ तक जो ये पद पूरा के पूरा लुप्त हुआ है, तो यहाँ रस में डूबा हुआ स्पंज, उसको रसगुल्ला कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने दो समासों के बारे में अध्ययन किया है, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। आपको जितने भी उदाहरण मिले आप याद कर लें, वीडियो को बार बार सुनें। हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला का जो प्रयास हो रहा है उस प्रयास को आगे बढ़ाएं, आप अपनी व्यावहारिक जानकारी को उन्नत करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हिंदी के प्रश्न पत्र में व्यावहारिक दृष्टि से कहीं भी पीछे नहीं रहें, अच्छा आपका पेपर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।